Hello everyone, welcome back to the chemistry series of DSSB TGT Natural Science। ऑलरेडी हम इसमें काफ़ी सारे यूनिट्स कवर कर चुके हैं। आज हम इसमें नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम उसका पार्ट 1 कवर करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो जो इस यूनिट में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है वो यही है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो, सबसे पहले आता है हमारा कि जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे, इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स। तो आपको एक वर्ड तो यहाँ याद रखना है, मैटर। और मैटर सबको पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने हमें ये बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। तो एटम हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की, ठीक है। अब इसने जो अपने फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया था उसमें ये कहा था कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे, इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं एटम्स, ना तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं और ना ही इनको आगे डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम। नेक्स्ट उसने कहा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। तो जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो शेप, साइज और मास में सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर H2O फॉर्म कर दूँ और एक है मेरे पास CH4, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर जो सेम एलिमेंट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन का शेप, साइज और मास इसके इक्वल होगा। यानी अगर मैं इसे हाइड्रोजन ए कंसीडर कर लूँ और इसे हाइड्रोजन बी कंसीडर कर लूँ, तो हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी दोनों ही शेप, साइज और मास में क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट था एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे यहाँ पर जो डिफरेंट एटम है वो कौन है, ऑक्सीजन, और दूसरा डिफरेंट एटम कौन सा है, कार्बन। तो ऑक्सीजन और कार्बन एक दूसरे से अलग अलग एटम है, ये डिफरेंट एटम है। तो जो डिफरेंट एटम होंगे वो मास, साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग होंगे। ऐसा किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था, राइट। नेक्स्ट, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर हम कोई केमिकल कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पर C+O2 से एक रिएक्शन करा दी, CO2, तो ये एक केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। CO2 एक केमिकल कॉम्बिनेशन है जो कार्बन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। इस केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी यूनिट जो पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी होती है, एटम। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था डाल्टन ने, राइट। इसमें ये लिखा है, नेक्स्ट पॉस्टुलेट था हमारा, एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स वो आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ H2O, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये है H2O। अब H2O में एक है हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8। तो अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका मास टोटल आ जाएगा 2 और इसका कितना है, 8। सॉरी, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16। तो ये कितना आएगा, 1:8। इसका मतलब एक कंपाउंड वाटर, उसमें हमेशा ही जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमेशा ही फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे और उनका फिक्स रेशियो कितना होगा, 1:8, राइट। इसको थोड़ा सा याद रखना है, ये एक लॉ भी बनाता है हमारा, और ये कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो केमिकल कंपाउंड्स है वो बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन सा लॉ है, ये है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, राइट। चलो आगे हमारा आता है नेक्स्ट पॉस्टुलेट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। जब हम कोई फिजिकल या केमिकल चेंज करते हैं तो ना तो हम एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एटम्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी एक रिएक्शन लिखी थी C+O2, तो मैं इसी को लिख लेती हूँ यहीं पर, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या है, हमारी C+O2 से क्या बन गया यहाँ पर, CO2। तो ये लॉ क्या कहता है कि देखो, यहाँ पर जो एटम है मेरे पास वो कौन सा है, कार्बन, और यहाँ पर जो एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा तो नहीं है ना कि इस रिएक्शन में एक नया एटम आ गया, हाइड्रोजन।
जब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया ही नहीं है तो प्रोडक्ट में भी मुझे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो अगर हम कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज कर रहे हैं तो उसमें कोई भी नया एटम नहीं बनेगा, जो एटम पहले से ही प्रेजेंट है वही प्रेजेंट रहेंगे, राइट। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज में ना तो एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही जो पहले से एटम है उनका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लास्ट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही तो या तो उसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है, या सेपरेशन हो सकता है, या सिर्फ रीअरेंजमेंट हो सकता है। एक एटम इधर से उधर जा सकता है पर नए एटम नहीं बन सकते, राइट। और ना ही हम पुराने एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बारे में आपको याद रखना है, ये पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इसमें क्या याद रखना है कि मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम होती है। एटम को हम और इससे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो शेप, साइज और मास में सेम होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स शेप, साइज और मास में डिफरेंट होते हैं। एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स हमेशा ही जब कंपाउंड बनाते हैं तो वो एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं। एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान। और केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ कॉम्बिनेशन, सेपरेशन या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, राइट। ये किसने कहा था? डाल्टन ने। अच्छा, ये तो डाल्टन ने कहा था, पर फिर जब हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ जाती है तो वो इन पोस्टुलेट्स को गलत कर देती है। तो आपको क्या याद रखना है? देखो, जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि जो एटम होता है ना, वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी एटम की। एटम का मतलब ही होता है अनकटेबल, यानी एटम ना ऐसे बना ए और एक वर्ड है इसके अंदर टोमियो, तो इसका मतलब होता है अनकटेबल, यानी इसको हम और छोटे पार्टिकल्स में कट नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने। बट लेटर जब डिस्कवरी हुई, और ये जो एटम्स होते हैं यही हमारे क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो जो हमारी मैटर है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम। इसका मतलब जो एटम्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर के, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर, राइट। चलो, अब क्या हुआ, जब बाद में डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि ये जो एटम है इसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और उन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? तो एटम के अंदर होते हैं कितने सब एटॉमिक पार्टिकल? ये याद रखना है। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? 3। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन एंड द थर्ड इज न्यूट्रॉन। ये होते हैं हमारे पार्टिकल्स, ठीक है। अब एक एक करके इनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई जब हमारा जे थॉमसन ने स्टडी की थी कैथोड रेज की। तो यहाँ आपको क्या क्या वर्ड याद रखना है? पहला वर्ड याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। किसकी स्टडी कर रहा था वो? कैथोड रेज की। तो कैथोड रेज की स्टडी करते हुए जो पार्टिकल उसे मिला उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया था? इलेक्ट्रॉन। किसने डिस्कवर किया था? ये जे थॉमसन ने। ये आपको पहली चीज याद रखनी है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो देखो डिस्चार्ज ट्यूब ही देख लो। डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह की एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है और इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। इससे यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा होता है जिसकी हेल्प से हम इसके अंदर जो एयर है उसको बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पर ला सकते हैं, या इसको हम कंप्लीटली इवैक्यूएट भी कर सकते हैं। यहाँ इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। एक होता है कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज होती है, एक होती है एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक बैटरी से कनेक्ट होते हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। अब जब इसके अंदर एयर फिल की गई तो जे थॉमसन को कोई इससे रिजल्ट मिला नहीं। तो उसने क्या किया, इस ट्यूब में कुछ मॉडिफिकेशंस किए जो आपको याद रखने हैं। पहला, इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगाया जिससे एयर बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पर फिल की गई। या तो एयर बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पर थी या फिर वो कंप्लीटली इवैक्यूएट थी, 2 चीज़। तीसरी, उसने एक होल क्रिएट किया था एनोड के अंदर। तो यहाँ एनोड के अंदर उसने क्या किया था? एक होल क्रिएट किया था। और ये जो एनोड है इसके पीछे एक ZNS स्क्रीन रखी थी। ZNS, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये जो ZNS स्क्रीन होती है ये होती है फ्लोरोसेंट। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। फ्लोरोसेंट का क्या मतलब है? जैसे ही इससे आके कोई चीज़ टकराएगी तो ये इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी ये चमकेगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ कुछ तो है जो चीज़ निकल रही है। और ZNS पर हमें क्या प्रोड्यूस कर रही है? इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस कर रही है, राइट।
फिर जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ से जब हाई वोल्टेज, और यहाँ पर याद रखना है जो एयर थी वो बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पर फिल की गई थी। फिर जब जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि यहाँ जो ZNS स्क्रीन है उसके ऊपर ग्रीन लाइट प्रोड्यूस हो गई है। कैसी लाइट प्रोड्यूस हो गई है? ग्रीन। अब अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट प्रोड्यूस हो रही है ZNS स्क्रीन पर, इसका मतलब कोई तो चीज़ है जो कहाँ से आ रही है? कैथोड से। इसका मतलब यहाँ से कुछ रेस प्रोड्यूस हो रही थी जो कैथोड से कहाँ तक मूव कर रही थी? एनोड पर। तो उसने क्या देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करती है, किसकी फॉर्म में? रेस की फॉर्म में। और वो रेस मूव कैसे करती हैं? कैथोड से एनोड तक। और वो ZNS स्क्रीन पर कैसी लाइट प्रोड्यूस करती हैं? ग्रीन, यानी इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करती हैं ग्रीन कलर का, जिससे हमें पता चला कि कैथोड से कोई रेस प्रोड्यूस हो रही है जो कहाँ तक जा रही है? एनोड तक। इस तरह से किसकी डिस्कवरी थी? कैथोड रेस की, राइट। और ये डिस्कवरी किसने की थी? ये की थी जे थॉमसन ने। तो इस तरीके से हमारी किसकी डिस्कवरी हुई? कैथोड रेस की। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कैथोड रेस की। एक तो ये जो कैथोड रेस होती हैं ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और जैसे लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वैसे ही कैथोड रेस हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं वो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलीनियर। तो ये रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन शो करती हैं। रेक्टिलीनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना। रेस दिखाई तो नहीं देती हैं। अब फिर पता कैसे चला कि वहाँ पर रेस प्रोड्यूस हुई? क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस किया फ्लोरोसेंस। ये मैंने अभी बताया। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है? ये ZNS स्क्रीन कैसी थी? फ्लोरोसेंट, यानी जैसे इससे कोई चीज़ आकर टकराएगी तो ये चमकेगी ना। तो यहाँ पर ग्रीन लाइट प्रोड्यूस हुई, जिससे ये पता चल गया कि कोई तो चीज़ है जो कैथोड से आकर कहाँ पर टकरा रही है? इस ZNS स्क्रीन पर टकरा रही है, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर कि कोई तो चीज़ है जो हमारी कहाँ से आई? कैथोड से, और कहाँ पर आकर टकराई? ZNS स्क्रीन पर, जिसने यहाँ पर फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस किया था, राइट। तो ये दिखाई नहीं दे रही थी, पर फ्लोरोसेंस की वजह से हमें पता चल गया कि हाँ भाई कैथोड रेस है। फिर ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, यानी अगर इनके रास्ते में कोई माइका व्हील रखेंगे तो वो उसको रोटेट करने लग जाएंगी। और अगर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से देखो एक बार इसको समझो। ये मान लो ये है हमारी कैथोड और ये क्या है? हमारी एनोड, राइट। अच्छा, जो लाइट प्रोड्यूस हुई वो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई ZNS स्क्रीन पर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे बीच में, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यह है नेगेटिवली चार्ज और यह है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो ये मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आपको याद रखना है कि ये जो कैथोड है इस पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव। ऑब्वियसली जब रेज आ रही है तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी, और अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगी तो इससे ये पता चला कि जो कैथोड रेज है उन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब कैथोड रेज पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि वो मूव कर गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कहा गया था? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे डिस्कवरी हुई किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो कैथोड रेज होती हैं उनमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं, और उन पार्टिकल्स को क्या कहा गया था? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऐसे किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन्स की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, फिफ्थ को तो आप स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई हैं इनकी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है मेटल इलेक्ट्रोड्स के और गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब के। यानी ये जो कैथोड रेजिंग इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हमने कौन सी मेटल इलेक्ट्रोड ले रखी है। आप कोई सी भी मेटल इलेक्ट्रोड ले लो या फिर इसके अंदर कोई सी भी गैस फिल कर लो, तो अगर हम ये मेटल इलेक्ट्रोड्स किसी की भी लेंगे, किसी भी मेटल की अगर हम ये मेटल इलेक्ट्रोड्स लेंगे और इसके अंदर कोई सी भी गैस फिल करेंगे तो हमको सेम ही एक्सपेरिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेस की, ये डिपेंड नहीं करती कि कौन सी मेटल इलेक्ट्रोड ली गई है या फिर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल की गई है। ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती कि कौन सी मेटल इलेक्ट्रोड है या फिर इसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सीखा हमने पढ़ा कैथोड रेस की स्टडी किसने की थी? एक तो याद रखना है कैथोड रेस। तो जो हमने डिस्कवरी पढ़ी वो किसकी पढ़ी? कैथोड रेस की। और कैथोड रेस के अंदर कैसा पार्टिकल होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वो नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैसे पता चला? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये जो कैथोड रेज है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाती है, जिससे पता चलता है इनके अंदर जो पार्टिकल है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। और उस पार्टिकल को क्या कहा गया था? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे डिस्कवरी हुई थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है ये किसने की थी? ये की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है, ठीक है।
तो क्या है ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है मे बी डिफाइंड एज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम का ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, 3 पार्टिकल होते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा कौन सा है, न्यूट्रॉन। अभी जो पढ़ा वो हमने कौन सा पढ़ा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू भी होती है कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये चीज आपको याद रखनी है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है तो क्या होगा, ये -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता है, मास कितना होता है, मास होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ये इक्वल होता है हाइड्रोजन एटम के 1/1837 पार्ट की। ये चीज़ याद रखनी है, 1/1837 पार्ट। और अगर आपको 37 ना दिया हो तो हो सकता है आपको ऑप्शन में 1840 भी दे सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हुआ तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने। चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और माइनस लगाते हैं, ये याद रख लेना। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, एक और चीज़ जो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इसका एक E/m रेशो भी निकलता है, चार्ज टू मास रेशो, E/m रेशो। E/m रेशो क्या होता है हमारा, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो। ये भी आपको ये भी आप याद रख सकते हैं। ये CRT कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ये भी निकाला गया था, तो आपको ये याद रखना है। ये कितना होता है, देखो ये होता है हमारा, ये भी वैल्यू आप याद रख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 वैल्यूज याद करवाए। पहला वैल्यू, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। दूसरा मैंने क्या याद करवाया, तो पहला आपको याद रखना है कितना होता है भाई, चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और चार्ज टू मास रेशियो यानी E/m की वैल्यू कितनी होती है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको याद रखना है, राइट। चलो नेक्स्ट, अब क्या हुआ, एटम जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। अभी तक जो डिस्कवरी हुई वो किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब एटम तो होता है न्यूट्रल। अगर एटम के अंदर ऐसा कोई पार्टिकल प्रेजेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब डेफिनेटली एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल भी होगा जिसके अंदर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके लिए आगे स्टडी की गई। तो जो आगे स्टडी रेस की गई वो कौन सी रेस की गई थी, स्टडी ऑफ एनोड रेस। और ये किसने की थी, ई गोल्डस्टीन से। यहाँ से जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ कौन सा पार्टिकल था, प्रोटॉन। तो ई गोल्डस्टीन ने कौन सा रेस की डिस्कवरी की, एनोड रेस की। और जो पार्टिकल मिला वो कौन सा था, प्रोटॉन, ठीक है। चलो, अब ये सेम वैसे ही एक्सपेरिमेंट है। इसमें भी ऐसे ही एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली गई, इसके अंदर एक एयर फिल की गई बहुत ही लो प्रेशर पर। वैक्यूम पंप यहाँ पे लगाया गया था। एक एनोड थी और एक क्या थी, कैथोड। और दोनों को किससे कनेक्ट किया गया था, हाई वोल्टेज से। बस इतना याद रखना है, यहाँ पर जो कैथोड ली गई थी वो परफोरेटेड कैथोड थी। तो एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो कैथोड ली गई वो कैसी कैथोड थी, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड वो होती है जिसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। तो दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने कट करके लिया है। इसका मतलब इस कैथोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा होल्स थे, राइट। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो हमने ZNS से स्क्रीन ली थी वो एनोड के पीछे ली थी। यहाँ पर जो ZNS से स्क्रीन है, एनोड के पीछे तो है ही, यहाँ पर एक स्क्रीन कैथोड के पीछे भी लगाई गई। तो यहाँ पर भी एक ZNS से स्क्रीन लगाई गई। और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ZNS स्क्रीन है वो कैसी होती है, वो होती है फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है जैसे ही उससे आके कोई पार्टिकल टकराएगा तो वो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करेगी, यानी चमकेगी। कैथोड के अंदर मल्टीपल परफोरेशंस किए गए, यानी बहुत सारे होल्स किए गए। CRT को कम्प्लीटली एवैक्यूएट नहीं किया गया, इसके अंदर गैस फील्ड थी। अगर इसके अंदर कोई गैस फील्ड नहीं होती तो इसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जब इसका एक्सपेरिमेंट ई गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया तो ई गोल्डस्टीन ने देखा कि कैथोड रेज सिर्फ कैथोड से ही प्रोड्यूस नहीं होती, कुछ रेज एनोड से भी प्रोड्यूस होती हैं। अब जो रेज एनोड से प्रोड्यूस होती हैं वो कहाँ पर इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करेंगी, कैथोड पर। तो उसने ये देखा कि जो कैथोड है उसके पीछे भी एक ग्रीन लाइट दिखाई दे रही थी।
ग्लो वॉज ऑल्सो सीन बिहाइंड कैथोड, कैथोड रेज के पीछे भी हमें ग्लो दिखाई दे रहा था, ग्रीन लाइट दिखाई दे रही थी, जिससे ये पता चला कि भाई कोई तो चीज़ है जो कहाँ से आ रही है, एनोड से। तो ऐसे किसकी डिस्कवरी हुई थी, एनोड रेस की। तो ऐसे किसकी डिस्कवरी हुई, एनोड रेस की, राइट। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो एनोड रेज होती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। तो ये जो एनोड रेज होती हैं इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। ग्रीक में कैनाल का मतलब होल्स होता है, तो ये ऐसे होल से पास होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कैनाल रेज। तो एनोड रेज वर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज, ठीक है। अब जैसा वहां पर मैंने किया था कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो आपने ये देखा था ना, देखो यहां पर मान लो मेरी क्या है, ये है, थोड़ा चेंज कर दे, देखो ये है परफोरेटेड कैथोड जिसमें बहुत सारे होल्स थे, ठीक है। तो ये क्या थी, परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पर हमें ग्रीन लाइट दिखाई दी, ठीक है। और ये क्या थी, एनोड, राइट। अच्छा, ये थी एनोड और ये क्या थी, कैथोड। अब ये तो हमें पहले से ही पता है, जो कैथोड है उस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, और जो एनोड है उस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। और उसको पता करने के लिए वहाँ याद है ना, हमने क्या लगाया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी क्या लगाया हमने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तो जो कैथोड रेस है वो देखा गया कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो जो ये कैथोड रेस थी ये किसकी तरफ मूव करेंगी, ये मूव कर गई नेगेटिव चार्ज, यहाँ से आ रही थी ऐसे मूव कर गई। तो ये जो रेस थी किसकी तरफ मूव कर गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ। इससे ये पता चला कि जो एनोड रेस होती हैं उनके अंदर कैसा पार्टिकल होता है, याद रखना है। जो एनोड रेस होती हैं उनके अंदर कैसा पार्टिकल होता है, उनके अंदर होता है पॉजिटिव पार्टिकल। और वो जो पॉजिटिव पार्टिकल था उसी को क्या कहा गया था, प्रोटॉन। तो ऐसे जो डिस्कवरी हुई वो किसकी डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की। तो एनोड रेस के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल होता है और उस पॉजिटिव पार्टिकल को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ऐसे किसकी डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की। तो ये रेस डिफ्लेक्ट होती हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इससे ये पता चलता है इनके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको क्या कहा गया था, प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, वहाँ हमने ये पढ़ा था कि जो कैथोड रेस की प्रॉपर्टी है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन ली गई है या कौन सी गैस प्रेजेंट है। देखो ये लिखवाया है आपको मैंने, 5th पॉइंट ये याद रखना है कि वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं मेटल इलेक्ट्रोड्स के और गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब के। जबकि जो हमारी एनोड रेस की प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है इसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है। अगर गैस चेंज होगी तो प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। तो जो एनोड रेस की प्रॉपर्टी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस पे। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। इसका मतलब क्या पता चला कि जो प्रोटॉन होता है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। वैल्यू उतनी ही होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास होता है इसका 1.67 × 10⁻27 kg, जो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल ही होता है मास के। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। यानी क्या याद रख के चलना है, ये तो मैंने बता दिया। एनोड रेस कौन से प्लेट की तरफ मूव करती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिससे ये पता चलता है। अच्छा, एनोड रेस किसकी तरफ मूव करती है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिससे ये पता चलता है उनके अंदर कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल, जिसको क्या कहा गया था, प्रोटॉन। इस प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। अच्छा, इसका जो मास होता है वो होता है 1.6 × 10⁻27 kg, इतना मास होता है। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। अच्छा, अगर मैं इसके, ये तो हो गया हमारा चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। अगर इसका E/m रेशियो निकाला जाए तो ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कौन सी गैस फिल्ड है इनसाइड ना। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है इस बात पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो E/m की वैल्यू है डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगी। E/m की वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। तो जो E/m की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट गैसेस के लिए। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है, राइट। तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो हाइड्रोजन गैस के लिए जो E/m का रेशियो है वो आता है 9.58 × 10⁻7 kg, इतना आता है हाइड्रोजन के लिए, कूलम पर kg। बट ये आपको करना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो E/m की रेशियो होती है वो प्रोटॉन के केस में अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आती है। तो इतनी चीज़ आपको याद रख के चलनी है, राइट। चलो अब देखो, यहाँ पर मैं आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी बता देती हूँ, पर आपको ये याद रखना है कि जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो बहुत ही लेट हुई थी। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज अ लेट डिस्कवरी। ये बहुत ही ज़्यादा लेट डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। यानी देखो, सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की। फिर किसकी डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन की। उसके बाद आया था थॉमसन मॉडल, उसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की।
अब सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो लेट हुई थी बहुत ही ज़्यादा। अब जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है उसका लेट होने का रीज़न क्या था? उसका लेट होने का रीज़न था कि जो हमारा एटम होता है, जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल। तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है। अब सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इसको न्यूट्रल बनाने के लिए तो एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट होगा जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ऐसी डिस्कवरी किसकी हुई? प्रोटॉन की। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसल आउट, जिससे एटम कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। तो एटम हो गया यहाँ से न्यूट्रल। तो ऐसा लगा कि कोई और पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं होगा, इसीलिए जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुई थी? लेट। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम न्यूक्लियस के साथ। बेरिलियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 और मास नंबर कितना होता है? 9। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि इसे हम रदरफोर्ड मॉडल में भी देखेंगे। तो एक तो आपको याद रखना है जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो जब जेम्स चैडविक ने बम्बार्डमेंट करवाई हीलियम की तो क्या हुआ? एक नया न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ। और किसका प्रोड्यूस हुआ? कार्बन का। तो दिख रहा है यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 और मास नंबर कितना है? 12। तो 4 + 2 6 हो गया, पर 9 + 4 कितना होता है? 13। यहाँ से एक नया पार्टिकल और एलिमिनेट हुआ जिसका नाम क्या रखा गया था? न्यूट्रॉन। तो ऐसे किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूट्रॉन की, राइट। तो न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास कितना होता है? 1.675 × 10⁻27 kg, उतना ही जितना प्रोटॉन का मास था। यही हमारा मास किसका था? प्रोटॉन का। और यही किसका होता है? हाइड्रोजन एटम का। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और वह कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ये चीज़ याद रखनी। तो ये थी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी। एक बार इसको समराइज करा देती हूँ और आपको ये बता देती हूँ आपको याद क्या रखना है। शॉर्ट में आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, इसीलिए इसे ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो इसे पी पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, तो ये हो गया एन। ऐसे याद रख लेना, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो जो बच गया P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल। और जो बच गया वो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, जो कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है, दोनों का मास इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19। और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, बस प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे वही चार्ज नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1, यानी इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये होता है न्यूट्रल। तो इस तरीके से हमारे जो एटम है उसके अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना है कितना मास होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, किसका कितना चार्ज होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखे चलें। तो इस तरीके से हमारी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी। यहाँ पर हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी। नेक्स्ट आता है एटॉमिक मॉडल्स। इसमें हमें 3 मॉडल्स कवर करने हैं। सबसे पहला थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और नेक्स्ट बोर मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। तो जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है उसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या उसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि नाम से ही याद आता है विच मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। तो आपको याद रखना है वो कौन सा मॉडल था जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, वो था हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इसके एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसने जो एटम है उसको कंसीडर किया था यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि इसमें ये माना गया था कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर होता है, यानी जो एटम है ना, जैसे मैंने यहाँ बनाया भी हुआ है, ये कैसा होता है? स्फीयर, स्फेरिकल होता है। तो जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी हर जगह पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, पॉजिटिव चार्ज का। तो ये इस तरीके से होते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है, जिसके कारण जो हमारा एटम है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। तो हमारा एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल। ये किसका मॉडल था, थॉमसन मॉडल का। इसे वाटरमेलन मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि जो वाटरमेलन होता है यानी तरबूज, उसमें जितना रेड इडिबल पार्ट होता है उतने ही उसके अंदर सीड्स होते हैं, इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल कहा गया। इसीलिए इसको प्लम पुडिंग भी कहा गया। प्लम पुडिंग एक प्लम केक होता है ना, उसमें केक होता है, उतनी उसके अंदर पुडिंग, चेरी वेरी ये सब यूज़ की जाती है, इसलिए इसे प्लम पुडिंग या रेजन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब इसका जो मॉडल है वो इसलिए डिस्कार्ड किया गया कि उसने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अंदर ले लिए थे, एटम के अंदर, पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इस कारण जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर ले लिए थे। तो यहाँ पर ये कोई वेल डिफाइंड नहीं था, और अगर वेल डिफाइंड, और इसमें न्यूट्रॉन के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए जो इसका एटम है वो क्या कर दिया गया था, डिस्कार्ड, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसको थोड़ा देख लो, इसको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या फिर इसे रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड आया क्या, अल्फा रे, और अल्फा भी थोड़ी देर पहले आया था जब हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में आपको मैंने बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। तो ये आपको याद रखना है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ किसकी बात की गई है, अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम का न्यूक्लियस, राइट। ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको यूज़ किया था, अल्फा पार्टिकल्स को। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप सबसे पहले मैं आपको उसका सेटअप दिखा देती हूँ। क्या किया था उसने, एक ऐसा लेड बॉक्स लिया था जिसके अंदर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था, ठीक है। लेड ब्लॉक ऐसे लगा लो, इससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एक साथ एकदम एक ही स्पीड से निकलते हैं। यहाँ पर उसने स्लिट लगाई कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स ये अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएंगे, तो उनको एक ही लाइन में स्ट्रेट करके भेज दे, इसलिए उसने क्या लगाई थी, एक स्लिट। और यहाँ पर उसने क्या लगाई थी, एक गोल्ड फॉइल, ठीक है। एक तो ये याद रखना है कि जो रदरफोर्ड है उसने अपने मॉडल में कौन से एटम की फॉइल यूज़ की थी, तो याद रखना है वो कौन से मेटल की फॉइल उसने यूज़ की थी, गोल्ड फॉइल। उसे गोल्ड फॉइल ली थी, राइट। और फिर उसने यहाँ पर एक सर्कुलर ZNS स्क्रीन लगाई थी। ZNS ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं क्या होता है, फ्लोरोसेंट, यानी अगर इससे कोई भी चीज़ आके टकराएगी तो यह क्या प्रोड्यूस करेगा, इल्यूमिनेशन, राइट। चलो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर आपको याद रखना है उसने अपने क्या देखा, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में, यानी ऑब्जर्वेशन क्या थे, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने क्या कंक्लूड किया। तो सबसे पहले तो उसने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल गए, ऐसे सीधे निकल गए, ठीक है। अगर वो सीधे ही निकल गए यानी वो टकराए ही नहीं किसी चीज़ से, वो सीधे ही निकल गए, इससे ये पता चला कि जो एटम है यानी ये जो गोल्ड की फॉइल है इसके बीच का जो बहुत ज़्यादा स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी, अगर वो सीधे ही निकल गए तो पहला ऑब्जर्वेशन से पहला कंक्लूजन हो गया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उसका कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्टेट, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल गए, जिससे ये पता चला कि जो एटम है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, राइट। दूसरा था उसका फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे ऐसे मान लो वो बहुत ही स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट। यहाँ पर इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा जिससे उसे पता चल गया कि हाँ भाई कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तो इससे ये पता चला कि अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो जो अल्फा पार्टिकल है ये इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव से टकराएगा तभी वो डिफ्लेक्ट होगा। इससे ये पता चल गया कि जो एटम है उसके अंदर कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन से उसे दूसरा कंक्लूजन हो गया कि एटम के अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे, कितना, 1 in 20,000, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रीबाउंड हो गया, बैकवर्ड आ गया 180 डिग्री पे, यानी कुछ इस तरीके से ऐसे गया होगा वो और ऐसे ही वो वापस आ गया ऐसे, ठीक है। इसका मतलब वो है जो एग्जैक्टली किससे टकराया, पॉजिटिव पार्टिकल से टकराया। तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी उसके बेसिस पे उसने क्या बताया कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो बहुत ही छोटे से स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है और उसी रीजन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। तो उसने ये बताया कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है और उस पॉजिटिव पार्टिकल को क्या कहा गया था, न्यूक्लियस कहा गया था। उस पॉजिटिव पार्टिकल को न्यूक्लियस नहीं कहा गया था, वो पॉजिटिव पार्टिकल जहां प्रेजेंट है उस रीजन को न्यूक्लियस कहा गया था। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो पॉजिटिव पार्टिकल होता है वो तो प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन की डिस्कवरी ऑलरेडी गोल्डस्टन ने की थी। तो जो रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में, बहुत ही स्मॉल रीजन में, और स्मॉल रीजन को कहा गया था न्यूक्लियस। इस तरीके से जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने। कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टन ने की थी, जबकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, रदरफोर्ड ने, ठीक है।
नेक्स्ट, इस बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जिसमें उसने ये कहा कि एक एटम है जिसका एंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेट करता है सेंटर में, और उस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। यानी एक एटम का पूरा मास और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। ये बहुत ही छोटा रीजन होता है और इस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अभी तक देखो मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए जो बात है वो सिर्फ किसकी होगी, पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये हो गया मान लो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप हो जाएगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत ही छोटे रीजन में कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस है वो बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर्स टू एटम। तो आपको याद रखना है, दोनों का ही रेडियस याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, याद रखना है इसको, ये पूछ लेते हैं ना, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, और 10⁻⁻15 मीटर पिकोमीटर होता है, यानी ये 1 पिकोमीटर के इक्वल होता है, राइट। तो जो रेडियस ऑफ एटम है वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जो रेडियस ऑफ एटम है वो भी आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जो रेडियस ऑफ एटम होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, यानी ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल, राइट। ये चीज़ आपको याद रख के चलिए। तो ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ में, तो दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसकी ड्रॉबैक क्या थी, यानी जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो फेल क्यों हुआ, उसका रीजन था, देखो इसने क्या कहा, ये याद रहेगा ना आपको, ये याद रखना, ठीक है। चलो, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने क्या कहा, कुछ इस तरीके से कहा, ये है न्यूक्लियस, और यहाँ पर अलग पाथ्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलेट करते हैं। तो जो सर्कुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ अलग अलग पाथ में सर्कुलेट करेंगे, और इन दोनों के बीच जो फोर्स सेटअप होगा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल है वो किससे कंपेयर किया था, सन और प्लैनेट से। मान लो ये सन है, तो जैसे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं ना, और एक प्लैनेट का पाथ दूसरे प्लैनेट के पास से कभी टकराएगा नहीं, ऐसे ही उसने अपना मॉडल दिया था। बट एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये कहती है कि अगर कोई चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के चक्कर लगाती है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगी। अभी प्लैनेट और सन में ऐसा होता है कि अगर ये सन है और इसके चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगा रहे, तो प्लैनेट और सन के ऊपर तो चार्ज नहीं होता, तो यहाँ तो ऐसी बात नहीं आएगी। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जब एक चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, यानी दूसरी चार्ज बॉडी के चक्कर लगाई, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करेगी इन द फॉर्म ऑफ EMR। तो इलेक्ट्रॉन भी रेडिएशन से एमिट करेंगे जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, और अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लूज। हर टर्न पर जब वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ क्या होता हुआ चला जाएगा, छोटा, तो ये खत्म हो जाएगा। यानी ये जो पाथ है ये क्या होता हुआ चल जाएगा, छोटा। फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही फिर जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाला पाथ भी खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ से भी वो रेडिएशंस को एमिट करेगा, तो ये वाला पाथ और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ऐसे जो है उसका पाथ क्या होता हुआ चला जाएगा, छोटा, और वो न्यूक्लियस के क्लोजर आता हुआ चला जाएगा। फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। और अगर वो न्यूक्लियस में गिर गया तो जो हमारा एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा, जो ऐसा कभी होता नहीं है। इसका मतलब रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वे नहीं बता पाए कि जो एटम की स्टेबिलिटी है वो कैसे आती है। तो रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हो जाता है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल, आपको समझ आएगा। तो आज हमने कवर किया है इसमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, सबसे पहले हमने इसमें की थी, देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था इसके अंदर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फिर हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड रेज, उसके बाद स्टडी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन,
उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और लास्ट में हमने पढ़ा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।